हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 7 और अध्याय का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो बना दिया है। मैंने उस सारे वीडियोज में इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है फिगर के साथ। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है और उसके क्या आंसर है। आ जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न एक है कि एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। तो हमें ये जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं इनका उत्तर या तो एक शब्द में देना है या फिर एक पंक्ति में देना है। बस ज्यादा लंबा आंसर नहीं देना है। तो पहला प्रश्न है कि रिप्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम लिखिए। तो ये तो आपने अगर ये वीडियो देखा होगा जो मैंने अध्याय कराया था तो आसानी से जान गए होंगे कि किसका नाम है। तिलचट्टा का, जिसे हम लोग कॉकरोच भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, केंचुए में कितनी शुक्राणुधानियां पाई जाती है। कितनी शुक्राणुधानियां पाई जाती है। तो केंचुए में कितनी शुक्राणुधानियां पाई जाती है। तो ये पाई जाती है 4 जोड़ी, यानी 4 पेयर्स। ठीक है, यही वहां पे लिखा है, केंचुए में 4 जोड़ी शुक्राणुधानियां पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है कि तिलचट्टे में अंडाशय की स्थिति क्या है। यानी जो तिलचट्टा होता है उसमें अंडाशय कहाँ पे होता है। तो आपने जाना होगा, जब मैंने बताया कि तिलचट्टा में क्या होता है, कई खंड होते हैं। तो तिलचट्टा में जो अंडाशय होता है वो खंड 4 से लेकर 7 तक होता है और ये आहार नाल के पार्श्व भाग में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, तिलचट्टा की उदर में कितने खंड होते हैं। यानी जो तिलचट्टा का उदर होता है उसमें कितना खंड होता है। तो तिलचट्टा के उदर खंड में कितने उदर उदर में कितने खंड होते हैं। तो वो होते हैं 10। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है जो। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, मैलीपीगी नलिकाएं कहाँ होती है। मैलीपीगी नलिकाएं कहाँ होती है। तो ये कहाँ पे होती है। तो ये मध्यांत्र यानी मध्य या पश्चांत्र, या इसे हम लोग पश्चात कहते हैं, वहां के संधि स्थल पे होता है। यानी जहाँ पे मध्य आंत होता है और पश्चात दोनों का जहाँ पे संधि होता है, संधि मतलब जहाँ पे दोनों का जोड़ होता है, जहाँ पे दोनों का मिलान होता है, वहीं पे पाया जाता है। चलिए अब चलते हैं इसी के प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वृक्क का क्या कार्य है। यानी 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसका एक है कि वृक्क का क्या कार्य है। ठीक है, तो जान लेते हैं वृक्क का क्या कार्य है। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए आप वृक्क को क्या कहते हैं। निफ्राइडिया कहते हैं। ठीक है, निफ्राइडिया कहते हैं। आपको कोई जगह पे ये एग्जाम में जब आता है तो वृक्क नहीं दे करके उसकी जगह पे लिख देता है निफ्राडिया, और वो हिंदी में ही लिख देता है। तो इसलिए आपको इंग्लिश भी जानना जरूरी है। इसका आंसर है, संघ एनिलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन हेतु विशेष प्रकार की कुंडलित रचनाएं रचनाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। या उसी को ऐसे लिखा गया, उत्सर्जन हेतु विशेष प्रकार की कुंडलित रचनाएं होती हैं जिसे वृक्क कहते हैं। ये जल संतुलन का कार्य भी करती है। दूसरा प्रश्न है कि अपनी स्थिति के अनुसार केंचुए में कितने प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि केंचुए में कितने प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं और किसके आधार पे, स्थिति के आधार पे। तो स्थिति के आधार पे केंचुए में 3 वृक्क पाए जाते हैं। ठीक है, और वो तीनों वृक्क कौन कौन से हैं। तो पहला है पटीय वृक्क, पटीय वृक्क जिसे सेप्टल निफ्राइडिया कहते हैं। ऐसे ही दूसरा है अध्यावरणीय वृक्क और तीसरा है ग्रसनीय वृक्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंचुए के जननांगों का नामांकित चित्र लिखिए। यानी केंचुए का जो जननांग होता है, जनन करने वाला अंग होता है, उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो चलिए मैं आपको केंचुए का नामांकित चित्र दिखाता हूँ। देखिए, ये है केंचुआ का जननांग। ठीक है, जननांग मतलब जनन अंग। देखिए सबसे ऊपर आप यहाँ पे ऐसे बैलून जैसी संरचनाएं देखे होंगे जो एक साथ जुड़ा हुआ है।
इसे कहते हैं शुक्र वाहिका। ऐसे ही यहाँ पे आप एक ये जो संरचना देख रहे हैं ऐसे थैलीनुमा, इसमें क्या होता है, ये वृषण कोश है और इसी में ये आप नली देख रहे हैं, जो ये वाली नली घूम रही है चारों तरफ, तो इसे कहते हैं हम लोग शुक्र वाहिनी। ठीक है, और शुक्र वाहिनी में आपको ये ऐसी ये दोनों साइड ये काली संरचना दिखाई दे रही है, कीप कहते हैं। उसके नीचे ही एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे शुक्राशय कहते हैं, और शुक्राशय के नीचे ये अंडाशय होता है जो मादा जनन अंग है, तो ये अंडाशय यहाँ पे होता है। और अंडाशय के नीचे अंडवाहनीय कीप होता है। देखिए ये कीप इस तरह की जो संरचना है, ऐसे ये क्या है, ये अंडाशय कीप है। और अंडाशय कीप से जो नली जुड़ी हुई होती है, जैसे ये अंडाशय कीप हो गया ये दोनों, और से ये जो नली जुड़ी हुई है, ये वाली नली यानी ये वाली नली, इस नली को कहते हैं अंड वाहिनी। ठीक है, और ये देखिए ये नली एक नीचे की तरफ आती है, इसको हम लोग कहते हैं शुक्र वाहिका। ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये शुक्र वाहिका है। ऐसे ही यहाँ पे ये नीचे देखिए प्रोटेस्ट ग्रंथि है, और प्रोटेस्ट ग्रंथि से ये नली जो निकली हुई है इसे कहते हैं वृषण वाहिनी। तो ऐसे ही बस इतना अंग आप लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यही फिगर खूब अच्छे से बना लेना है और उन सभी का नाम लिख देना है, जो कि केंचुए के जनन अंग का चित्र है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 4, तिलचट्टे के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो क्या करना है आपको, तिलचट्टे का आहार नाल का नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यही तिलचट्टे का आहार नाल है, जो कहाँ शुरू होता है, यहाँ से देखिए ये वाला जो ये पूरी संरचना है, यहाँ से ये पूरा क्या है, आहार नाल है, यहाँ तक ये पूरा आहार नाली होती है यहाँ तक ये। तो यही संरचना आपको इतना वाला बना लेना है। ये क्या है, आहार नाल है, और आहार नाल के नीचे आप चाहें तो ये मलाशय भी बना सकते हैं। अब देखिए आहार नाल में कौन कौन से अंग होते हैं, मैं इसे एक बार मिटा देता हूँ। तो आहार नाल में कौन कौन से अंग होते हैं, तो ये देखिए सबसे ऊपर जो मुंह के पास होता है यहाँ पे, इसे कहते हैं ग्रसनी, और ग्रसनी के साइड में ये वाले आपको दिख रहे हैं जो अंग, इसे कहते हैं लार ग्रंथि, जो इन्हें भोजन पचाने में सहायता करते हैं। और ये इसमें क्या होता है, लार इकट्ठा होता है, इसे कहते हैं लार कुंड। और ग्रसनी से नीचे जब वो नलिका बढ़ती है तो उसे ग्रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। वैसे ही जब ग्रसिका पूरा या करिए पूरा ट्यूब जैसी संरचना बनाती है, इसे हम सस्त कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्त। सस्त के नीचे ये पीली वाली जो संरचना है इसे पोषणी कहते हैं। और पोषणी के पास से जो नीचे कीप वाली संरचना होती है, उसके पास से बहु जैसे ये ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे कहते हैं हम लोग यकृतीय अंधनाल। ठीक है, और उसके नीचे आप बढ़िएगा तो ये है आहार नली, फिर मेलपीगी नली, उसके बाद ये जो छोटी छोटी रुआ जैसी संरचना है ये है क्षुद्रांत, और ये है क्या है, ये है बृहद आंत, यानी जो बड़ी आंत होती है वो वाली है। और ये फिर आंत नीचे आकर के यहाँ पे मलाशय में मिल जाता है। तो आपको आहार नाल में कम से कम इतना फिगर तो ये कंप्लीट इतना फिगर बनाना होगा और इन सभी का नामकरण करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए, यानी आपको विभेद करना है, अंतर लिखना है। किसमें किसमें, पहला है पुरोमुख और परितुंड, यानी पुरोमुख और परितुंड में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका आंसर क्या है। देखिए यहाँ लिखा गया है पुरोमुख, और इधर जो दाएं साइड है इधर लिखा गया है परितुंड। बाएं साइड में पुरोमुख है और दाएं साइड में परितुंड है। पहला अंतर देख लीजिए। पहला अंतर क्या है कि केंचुए के प्रथम खंड परितुंड से एक मौसल पिंड पुरोमुख के आगे लटका रहा, जबकि परितुंड में देखिए केंचुए की अग्र छोर पर स्थित प्रथम खंड को परितुंड कहते हैं। आप फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ पे ये देखिए जो केंचुए का जो प्रथम खंड होता है ये वाला, ये क्या है, जो प्रथम खंड है ये प्रमुख है। ठीक है, प्रमुख है। और आप देखिएगा परितुंड क्या है, ये जो प्रथम खंड है ये पूरा परितुंड कहलाता है, और परितुंड के आगे ये जो निकला हुआ रहता है इसे पुरोमुख कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं अगर आपने जो मैंने 7 लेसन का कंप्लीट वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है
तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक मिल सकता है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो जाए। दूसरा अंतर क्या है, यह संवेदी अंग यानी जो पुरोमुख होता है क्या होता है, संवेदी अंग होता है। इसके द्वारा केंचुए को अंधकार प्रकाश का आभास होता है, यानी इसी से केंचुआ जो होता है ये पता लगा लेता है कि उसके सामने अंधकार है, अंधेरा है या फिर लाइट आ रही है, रोशनी है। यह मिट्टी में सुरंग बनाने में सहायता करता है। साथ ही अपने केंचुए को देखा होगा, वो क्या करता है, मिट्टी में सुरंग बना लेते हैं, मतलब छेद कर देते हैं और फिर मिट्टी को ला करके ऊपर इकट्ठा कर देते हैं, एक घर जैसी संरचना बना लेते हैं। इस तरह से कुछ अगर आपने देखा हो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इस तरह से, एक के ऊपर एक ये बहुत सारे क्या करते हैं, ऐसे ही मिट्टी को इकट्ठा करके एक घर बना लेते हैं और बीच में एक छिद्र होता है। ठीक है, तो ये उस मिट्टी में सुरंग करने के लिए भी पुरुमुख का यूज करते हैं। अगला देखते हैं परितुंड। तो इसमें आगे की ओर अधर तल पर मुख स्थित होता है। यह भोजन ग्रहण करने एवं प्रचलन में सहायक होता है। देखिए यहाँ फिगर में फिर से देखिए कि क्या करता है, इसे क्या करता है, छेद करता है और इसके नीचे देखिए आगे की तरफ मुख द्वार होता है। ठीक है, यही दोनों में अंतर था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पटीय वृकक एवं ग्रसनीय वृकक में क्या अंतर है ये बताना है। पटीय वृकक और ग्रसनीय वृकक में क्या अंतर है ये बताना है। तो चलिए आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए इधर है पटीय वृकक और इधर है ग्रसनीय वृकक। बारी बारी से दोनों के बारे में जानते हैं। पहला अंतर देखते हैं, प्रत्येक केंचुए में 15वें तथा 16वें खंड की अंतराखंडीय पट के अंतिम खंड तक पाए जाते हैं। यानी जो पटीय वृकक होते हैं वो कहाँ से पाए जाते हैं, तो 15वें से लेकर 16वें खंड की अंतराखंडीय पट से लेकर अंतिम खंड तक जाइएगा तो वहां तक पटीय वृकक पाए जाते हैं। जबकि ग्रसनीय वृकक की बात करें तो ये शरीर के 4वें 5वें व 6वें खंडों में ग्रसनी तथा ग्रास नाल के पार्श्वों में समूह में स्थित होता है। ठीक है, दूसरा वृकक के 4 भाग होते हैं। वृकक के 4 भाग होते हैं, वृकक मुखिका, ग्रीवा, वृकक काय तथा अंतस्थ नलिका। ठीक है, और इसमें देखते हैं दूसरा, वृकक में वृकक मुखिका एवं ग्रीवा नहीं होती। ठीक है, तो जो पटीय वृकक होता है उसका 4 भाग होता है, जबकि ग्रसनीय वृकक होती है उसमें वृकक मुखिका और ग्रीवा 2 पार्ट नहीं होता है, केवल वृकक काय तथा अंतस्थ नलिका ही पाई जाती है। तीसरा अंतर देखते हैं, वृकक काय के 2 भाग होते हैं, सीधी पाली तथा कुंडलित लूप। कुंडलित लूप की लंबाई सीधी पाली से लगभग दुगुनी होती है, जबकि ग्रसनीय वृकक की बात करें तो वृकक काय की सीधी पाली तथा कुंडली लूप की लंबाई लगभग बराबर होती है। चौथा अंतर है, अंतस्थ नलिका आंत में खुलती है, आंत्र यानी आंत में खुलती है, और अंतस्थ नलिका ग्रसनी तथा ग्रास नाल में खुलती है। तो ये दोनों में अंतर है। चलिए अब यहां तक मैंने आपको प्रश्न नंबर 5 तक करा दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी तरफ। 6 है कि रुधिर के कणीय अवयव क्या है, यानी रुधिर में कणीय अवयव कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर थोड़ा इस चैप्टर का इस मतलब क्वेश्चन का आंसर लंबा होगा, लेकिन इस एक क्वेश्चन में और अन्य कई सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, इसलिए ये मत समझिएगा कि इसका आंसर बहुत लंबा है। आप ये भी सोचिएगा कि भले ही इसका आंसर लंबा है लेकिन इसमें और कई सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। ठीक है, रुधिर हल्के पीले रंग का गाढ़ा हल्का क्षारीय जिसका पीएच मान 3 से लेकर 7.3 से लेकर 7.4 के बीच होता है। स्वस्थ मनुष्य के रुधिर जिसका कुल भार का 7 से 8% होता है। इसके 2 मुख्य घटक होते हैं, निर्जीव तरल मैट्रिक्स प्लाज्मा तथा कणीय अवयव रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं का लगभग 45% भाग बनाती है। ये 3 प्रकार की होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो रुधिर होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7.3 से लेकर के 7.4 तक। और जो ये तिलचट्टा में होता है इसका कलर हल्का पीले रंग का होता है और गाढ़ा होता है, जबकि मनुष्य में तो आप जानते हैं ब्लड का रंग लाल होता है। मनुष्य में जो कुल भार का 7-8% क्या होता है, ब्लड होता है। और इसके 2 मुख्य घटक होते हैं, निर्जीव तरल मैट्रिक्स और प्लाज्मा तथा कणीय अवयव में जिसमें रुधिर कणिकाएं आती है। और रुधिर कणिकाएं लगभग 45% भागों को ग्रहण करती है, मतलब छेंकती है उसको,
और उसमें रुधिर कणिकाएं में कौन कौन सी है? लाल रुधिर कणिकाएं हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं और रुधिर प्लेटलेट्स हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं कशेरुकी जंतुओं में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? केवल कशेरुकी। कशेरुकी यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो। रीढ़ की हड्डी पीछे पीठ की तरफ होती है ना, उसी में। मानव में लाल रुधिराणु 7.5 से 8 माइक्रोमीटर व्यास तथा 1 से 2 माइक्रोमीटर मोटाई वाले होते हैं। पुरुषों में इनकी संख्या लगभग 50 से 55 लाख, किंतु स्त्रियों में इनकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये गोलाकार एवं उभयावतल होते हैं, मतलब गोलाकार भी हो सकते हैं या फिर उभयावतल भी हो सकते हैं। निर्माण के समय इसमें केंद्रक सहित सभी प्रकार के कोशिकांग होते हैं। जब निर्माण होता है इसका तो क्या होता है? इसमें केंद्रक भी होता है, उसके साथ ही जो अन्य कोशिकांग भी होते हैं कोशिका के अंदर वो भी होते हैं, किंतु बाद में केंद्रक, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल आदि संरचनाएं लुप्त हो जाती है। इसलिए स्तनियों में लाल रुधिराणुओं को केंद्रक विहीन कहा जाता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कई बार कि लाल रुधिर मतलब किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, या मानव की किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कणिकाएं या फिर रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसमें ये केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि जब निर्माण होता है तब तो केंद्रक रहता है, लेकिन बाद में केंद्रक नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है। ऊंट तथा लामा में लाल रुधिराणु केंद्रक युक्त होते हैं। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। देखिए हीमोग्लोबिन तो मानव में भी होता है, लेकिन उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ऊंट और लामा में भी केंद्रक होता है और उसमें हीमोग्लोबिन भी होता है, इसलिए ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है। देखिए अब अगली है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं अनियमित आकार के केंद्रक युक्त रंगहीन तथा अमीबीय कोशिकाएं हैं। इनके कोशिका द्रव्य की संरचना के आधार पर इन्हें 2 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, 2 समूहों में वर्गीकृत करते हैं। वो दोनों समूह कौन कौन से हैं? देखिए नीचे, पहला है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा है एग्रेनुलोसाइट्स। तो ये 2 तरह के इसमें इनको 2 समूहों में बांट दिया जाता है। बस इसमें इतना ही। अगला देखते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स के बारे में जान लेते हैं। ये छोटे आकार के श्वेत रुधिराणु हैं, इनका कार्य प्रतिरक्षी का निर्माण करना होता है। तो ये क्या करते हैं? जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रतिरक्षी कोशिकाओं को बनाते हैं, जिससे हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। ठीक है, इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कराऊंगा। यह पार्ट आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना सुझाव है वो भी दीजिएगा, कोई शिकायत है वो भी लिखिएगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।